छात्रों, सुधागढ़ विद्या संकुल कड़मबोली में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी और देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 10 ठेस। और ये पूरक पठन है और इसकी विधा है कहानी। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका परिचय देखेंगे हम। ये जो फणीश्वर नाथ रेणु जी है, इनका जन्म 1921 पूर्णिमा बिहार में हुआ है। इनकी मृत्यु 1977 में हुई है। हिंदी कथाकार का रूप बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आजादी के बाद प्रेमचंद जी की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियां और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा और भाषा की शैली में बहुत ही जादू का असर देखने को मिलता है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। इनके प्रमुख कृतियां है ठुमरी, फणीश्वर नाथ रेणु की ऋणजल धनजल, अच्छे आदमी, नेपाली क्रांति कथा, महिला आंचल, परती परी कथा, जुलूस, एक आदिम रात्रि की महक, ये इन्होंने लिखी हुई किताबें हैं। चलो तो आज हम देखते हैं ये कहानी। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकारी नहीं, बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाता उसे। सिरचन को बुलाने के लिए कोई नहीं जाता। क्या होगा उसे बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कई सिरचन राय हाथ में खुरपी टुलाता दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो बात है और बात है। पगडंडी में खेतों में जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे पगडंडी कहा जाता है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। हम देखने वाले हैं कि सब लोग आधा काम कर चुके होते थे, तब ये सिरचन खेतों में काम करने के लिए चला आता। एक समय ऐसा था कि ये जो सिरचन है ये मुफ्तखोर मिस मुफ्त का खाने वाला है, कामचोर मिस आलसी, इस तरह उसे कहा जाता था। लेकिन बेकार बिना मजदूरी किया जाने वाला, कामचोर चटोर मिस स्वादिष्ट खाना खाने वाला, उसे ऐसा स्वादिष्ट खाना लगता था तो तभी वो काम करता था। तो एक समय ऐसा था कि उसकी मड़ैया मिस झोपड़ी, उसकी झोपड़ी के पास, यहाँ झोपड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ सवारियां बंधी रहती थी। सवारियां मिस बैलगाड़ी। और ये जो एक दिन भी समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवाना भेज दो। चिक मिस पर्दा, बांस की पत्तियों से बना हुआ जो पर्दा है उसे चिक कहा गया है। तो इसी तरह यह सिरचन एक कारीगर था, लेकिन उसकी जो विशेषता थी कि वो मुफ्तखोर था, कामचोर चटोर कुछ भी कोई कह ले, लेकिन उसे स्वादिष्ट खाना जब मिलता तभी वो आता और आराम से वो काम करने के लिए चला जाता। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भूख क्या लगेगा? माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भूख की बात नहीं उठाता कभी। ये जो माँ उसे कहती कि बेटा तू उसे बुला ले, मेरा जब काम होता है तो कभी भी वह खाने की या पूजा भूख की बात नहीं करता। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। उसने क्या कहा था देखो, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कड़ी तो हम कहार कुमारों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? तो इसी तरह उसे वो उत्तर देता था कि अरे मैं तुम्हारे घर आता हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी जो तरकारी में सब्जी बनाती है ना,
वो नाखून से काटकर बनाती है। अरे इमली के रस वाली कढ़ी तो हमारे जात के लोग भी बनाते हैं, कहार कुम्हार। इसीलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता था कि उसे खाने में तुम क्या दोगी। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी। नेनू मत ना मिस जो माखन होता है, इसे मराठी में उसे घुसड़ना कहा जाता है। तो ये मथना था। तुम्हारे लिए मैं मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई कि दाढ़ी खकोरों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। या जो प्लेट में ये जो पोहा है, पोहे पोहा और दही का जो पदार्थ बनाया जाता है उसे खकोरन कहा जाता, चूड़ा कहा जाता है। तो इस खकोरन के साथ तुम्हें चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल में संवाद भेजा है। मेरी बेटी जो है उसके ससुराल से संवाद आया है कि उसकी ननद रूठ गई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। ये उन्होंने कहा है। ये लेखक की माँ है, बेटे को कहती है कि सिरचन को बुलाओ। सिरचन आया है और वह सिरचन को कहने लगी कि तुम्हारे लिए मैंने चूड़ा बनाया है, लेकिन शीतल पार्टी के लिए मेरे बेटी के ससुराल वालों ने कहा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ की शीतल पार्टी और ये जो चिक है, जो पर्दा, ये उन्हें। सिरचन अपनी पनियाई चिप को संभाल कर हंसता और घी की सुगंध सूख कर, आ रहा हूँ काकी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। ये जो अच्छा अच्छा खाना मिलता है तो मुझे यहाँ शादी के माहौल में ही मिलता है। मैं आ रहा हूँ। सिरचन जाति का कारीगर है, मिस वो एक कलाकार है और वो बहुत ही अच्छी चीजें बनाता है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने का ढंग देखा है। एक एक मोती और पटेल को हाथ लेकर बड़े जाता से उसकी कुच्ची बन जाती है। कुच्ची यहाँ अब तुम्हें दिखाई देता है कि ये जो कुच्ची मीन्स झाड़ू उसे कहा जाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ उपकार कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। इस चित्र में इस तरह ये जो कुछ घास के टहनियाँ घास है, घास के पत्ते हैं, या उसके लिए जो चटाई बनाने के लिए जो घास चाहिए वो लेकर आता था, बड़ी बड़ी घास। और वो जो काम करता था वो बहुत ही अच्छी तरह से करता था। अगर काम करते करते किसी ने बाधा डाली तो वह सीधा निकल जाता था। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठास न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु बात में जरा भी झाल वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था। अगर किसी ने उसे किस तरह की बातें की तो उसे अच्छा नहीं लगता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे, जो स्वादिष्ट खाना खाने वाला। तली बघारी हुई तरकारी, दही कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिला तो वो हाजिर हो जाता। खाने पीने की चिकनाई की कमी हुई, काम की सारी चिकनाई कमी हो जाती थी। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो आप अदक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। देखो ये जो चित्र दिखाई देते हैं, इस चित्र में आपने देखा है कि यहाँ किस तरह ये जो घास की पत्तियां है उसे किस तरह गर्म पानी में डाला जाता है, फिर कलर डाला जाता है और फिर कलर से ये जो चटाई के लिए उसकी जो चीजें बनाई है। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी और उसके बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्ते की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं। सिरचन को बहुत सारा काम करना पड़ता है। यह चित्र दिखाई दिया है, मोती घास का चित्र है। मुंज घास और पटेर घास, ये तीनों प्रकार के अलग अलग घास को तोड़कर घर लाना है और उसके बाद उसे यह रस्सी और रस्सी के जाले बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो सिरचन इस बात का है कि अब गांव में ऐसे काम को बेकाम का काम समझते हैं, अभी कोई नहीं ऐसा काम कर रहा है और जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत ही नहीं। ये जो काम होता है उसे पैसे देने की जरूरत नहीं, ऐसा बड़े लोगों को लगता है। लेकिन इस कारीगर को पेड़ भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना कपड़ा दे दो और कर दो विदा।
वो कुछ भी नहीं बोलेगा। उसे एक अच्छी जोड़ी दे दो कपड़े की और अच्छा खाना दे दो और उसे काम करवा कर ले लो, तो फिर वो खुश हो जाता है। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के बज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी और कहने लगी, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो इसी तरह ये जो मोती घास है, ये मुंज घास है, पटेल घास है, इससे पर्दे बनाए जाते हैं, चटाई बनाए जाते हैं, अलग-अलग तरह की चीजें बनाई जाती है और इस तरह उसे चटाई के लिए चटाई बनाता हुआ ये सिरचन दिखाई देता है और इस तरह ये पर्दे भी बनाए जाते हैं। तो ऐसा ये आगे क्या हुआ है देखो। बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। खेसारी का सत्तू मीन्स मटार का आटा, इस ये जो मटार का आटा उसकी रोटी बनाकर खिलवाते हैं तो काम तो ऐसा ही होगा। ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो बिटिया चुप ही हो गई। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू मानू दीदी, मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी है। मानू के साथ मिठाई की पतेली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह से पहले सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात कर दिया था। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर रह जाए। अब देखो इस चित्र में यहाँ मनु मनु मानु दीदी और उसकी सभी भाभियां है और लेखक की माँ है और उसे कहती है कि अच्छा काम करो तो मानु दीदी को अच्छा लगेगा, सब लोगों को देखते रह जाना चाहिए। तुम्हें एक नई धोती दे, मोहर छाप वाली मैं धोती दे दूंगी। पान जैसे ही पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानी को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। फिर उन्होंने उस घास की जो पत्तियां है उससे वह जो तिलिया है उससे काम करने लगा, बुनने लगा है। रंगीत सुतलियों से झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नया फैशन बन रहा है और जो पहले कभी नहीं है। यहाँ जो चित्र है कि बहुत ही सुंदरता से ये जो चटाई बन रहा है, कैसा लग रहा है, चटाई बन रही है, ऐसा लग रहा है कि ये चटाई अलग फैशन से बनाई जा रही है। मजली भाभी से रहा नहीं गया, पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती थी कि मोर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है, भैया को खबर भेज देती। यहाँ इस चित्र में ये मजली भाभी जो है वो बोलने लगी, अरे हाँ, उसे मोहर छाप वाली धोती चाहिए ना, अगर ऐसा पता होता तो मैं भैया को कह देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी की सबसे छोटी बेटी है, ये मानू दीदी है ना, काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है और इसीलिए मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, ऐसा वो कहता है। मजली भाभी का मुंह लटक गया क्योंकि सिरचन ने ऐसा जवाब दिया उसे। मेरे चाचे ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। तो यहाँ उसकी जो चाची है वो कहने लगी, अरे बहू तू किससे बात करती है, अरे इसे खाने के लिए यहाँ सभी मिठाइयाँ मिलेगी, इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। दूसरे दिन चिक्की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सतभैया तार। सिरचन जब काम में मगन होता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है, काम करते करते उसकी जीभ बाहर आती है। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर वो अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का सूखा ढेला, यहाँ जो चित्र है इसमें चिवड़ा है और यहाँ गुल मिस गुड़ कहा जाता है हिंदी में। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। अरे उसको नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में सिर्फ पोहा दिया है और गुड़ दिया है, अरे वो काम करेगा क्या। इस तरह यहाँ जो लेखक है अपनी माँ से
माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी, क्योंकि शादी का माहौल था। मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या देखूं? अरे मजली, सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहता था। वह वो जो पोहा है उसके मुंह में था और वो कहता है कि मैं वो बूंदिया नहीं खाता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की बोहें तन गई और मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। यह आई है और उसने बूंदिया सूप पर फेंकी है। सिरचंद ने पानी पीकर कहा, मजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? तुम्हारे मैके से जो मिठाई आती है क्या इसी तरह देती है क्या सबको, जिस तरह मुझे तुमने बूंदिया दी है? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। इस तरह वो अंदर आई है और रोने लगी है। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। यहाँ जाति पाति का भेदभाव दिखाई देता है कि ये उन जमाने की बात है, तब भारत में जाति पाति का भेदभाव चलता था, अब कम होने लगा है। तो ये जो कारीगर है उन्हें छोटी जाति के कहते थे। तो ये जो कहने लगी चाची ने माँ के पास कहा कि अरे इनके मुंह में मत लगना, मुंह लगाने से ये सर पर चढ़ेगा। किसी के नहर ससुराल की ये क्यों बात करता है? नहर मीन्स मैका। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतरने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्करी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ती। हमने पहले देखा था कि जो सिरचन है, ये सिरचन काम करता है तो मन लगाकर करता है, लेकिन अगर उसे कोई बढ़े चढ़ाकर बात करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसके दिल को ठेस पहुंचाती है। और इसीलिए लेखक ने कहा है कि अब सब सत्यानाश हो गया। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में खुलाता रहा। उसने पान कहा था और उसके मन को ये बात लगी और वह मुंह में जो पान है वो चबाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक गया। फिर उसने वो पान की थूक है वो थूक दी। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा। ये चित्र है, इसमें इसने सब पूरा जो साहित्य लाया था, जो चिक बनाने का, पर्दे बनाने का, चटाई बनाने का, वह झोले में डालकर खड़ा हो गया। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल आया। और इसी तरह वह बाहर आया है कि अरे क्या लोग हैं, किस तरह की बातें करते हैं। इसी तरह चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझोसे के मुंह में लगाम है न आंख में शील। ये जो सिरचन है देखो कैसे काम रखकर चला गया है। अरे ये जो मोहर छाप वाली हम धोती देने वाले हैं, ये कोई 8 रुपए में आती है। और उस जमाने में 8 रुपए मीन्स वहां के पैसों के मूल्य से भी बड़े ज्यादा थे, और इसीलिए वो ऐसी कहती है। और फिर भी देखो उसका मुंह किस तरह चल रहा है, और आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेगी। 72 टोली की औरतें सिर पर गट्टर लेकर गली गली मारी फिरती है। हमारे इस गांव में गली गली में ये जो 72 टोली है, 72 टोली वहां की औरतें आती है ऐसी चीजें लेकर, हम उसी से ही खरीद लेंगे। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरे चिक को देखती रही। सातों तारे मन। उसे ऐसा लगा कि अब मुझे ये जो चिक है नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ससुराल वाले ने मांगा था। माँ बोली, जाने दो बेटी, छोटा मत कर। मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। देखो मानू, तू जी छोटा मत कर, मेले में ऐसी चीजें आती है, मैं खरीदूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वाले ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वो उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। देखो उसके मन में यह आया कि पिछली बार जो दिया, ये जो चीज दी थी शीतल पाटी, तो सब लोगों को अच्छा लगा था कि अरे कितनी अच्छी चटाई बनी है। फिर ये कहकर वह भाभी के कमरे में गई है। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा था। लेखक के मन में ये
बात आई कि चलो मैं सिरचन के घर जाता उसे मनाता हूँ, तो देखो यहाँ उसके यहाँ आए हैं और उसे कहने लगे हैं, उसे मुझे देखते ही बबुआ जी अब नहीं कान पकड़ता हूँ, यहाँ कान पकड़े हैं। और ये जो सिरचन लेखक है उनसे कहने लगे हैं, पहले ही वो कहते कि बबुआ कुछ नहीं कहना है, अब नहीं। मोर छाप वाली धोतर लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों को ले गई अपने साथ, ससुरी मिस सिरचंद की पत्नी। और वो कहने लगी है कि ये बेटे बेटियों को वो भी अपने साथ ले गई। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। लेखक को वो कहते हैं कि मेरी पत्नी नहीं है, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ और जो कुछ मुझे खाने को मिलता है मैं खाता हूँ और अपने दिन बिताता हूँ। ये शीतल पाटी उसी की बनाई हुई है, ये जो शीतल पाटी पर मैं बैठा हूँ उसने ही बनाई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब ये काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। लेखक की हवेली बहुत बड़ी थी और सभी जो कलाकार थे, जो ऐसे चीजें बनाने वाले, उनकी वहाँ कदर होती थी। तो सिरचन की भी इसी हवेली में कदर होती थी, जो उनकी माँ उसे बुलाती थी और कुछ चीजें बनाने के लिए कहती थी। ये मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो अब नहीं आ सकता। कलाकार अपने कला पर बहुत प्रेम करता है और बहुत आत्मीयता से वो काम करता है, लेकिन अगर उस कलाकार को अगर किसी ने ऐसी बात कही तो उसके मन को ठेस पहुंचाती है। अपने पाठ का नाम भी ठेस है और इस बात से इन्हें ठेस पहुंचाई है। ठेस मीन्स मानसिक दुख, मन दुखी होना। आपको भी अगर माँ ने या मित्र ने या किसी ने इस तरह की बात की तो मन को ठेस लगती है, आंखों से पानी ओझल होता है या हम शांत बैठते हैं। ठीक उसी तरह इन्हें भी मन को ठेस। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छिट की झालर लगाने लगी, ये भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानू। अभी बड़ी भाभी कहने लगी कि जो अधूरी बनाई हुई चिक है, पर्दा है, उसे कुछ ऐसे कुछ झालर लगाते हैं। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप न रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। ये बेचारी मानू देखने लगी कि अभी ऐसे ही मुझे लेके जानी पड़ेगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे। लेकिन लेखक भी चुप रहे, अगर चाची और मजली भाभी ने कुछ कहा तो। मानू को ससुराल पहुंचाने में जा ही रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। यहाँ वह रेल स्टेशन पर वो जा रही है और जो अधूरी चिक जो बनाई हुई थी सिरचन ने, उसे लेकर जा रही थी। मन ही मन लेखक सिरचन पर गुस्सा कर रहे थे कि देखो ना, एक ऐसी बात क्या कही तो ये चला गया और मेरी बहन दुखी मन से जा रही है। चाची के सुर में सुर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर, ऐसा लगा कि चाची जिस तरह उसे कामचोर कहती थी, मुझे लगा एक सचमुच ही कामचोर और चटोर है जो अच्छा अच्छा खाना चाहिए काम नहीं करता। लेखक के मन में इस तरह की बातें ये जो सिरचन है यहाँ बैठा हुआ इसको देखकर आ गई। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था। लेखक ने गाड़ी में आया और वो बंद कर रहे थे। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और हुआ दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। तो इस तरह खिड़की के यहाँ ये जो सिरचन है जोर जोर से कहने लगा कि मैं बहुत दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाजा खोलो, मानू दीदी से मुझे मिलना है, उन्हें देखना है। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। उसके जी में जान आ गई, क्योंकि सिरचन उसे मिलने के लिए आया था और उसने वो सभी चीजें बनाई हुई थी वो लेकर आया था। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। इसी तरह मैंने ये चीजें बनाई है। गाड़ी चल पड़ी। मनु मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। मोहर छाप वाली धोती उसे देनी थी लेकिन लाई नहीं थी और उसने देखो इस तरह सभी चीजें उसके हाथ में दिए गए हैं, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और ये सिरचन ये सभी घर से ही लेकर आया है। और मानू मानू दीदी उसके जो पैसे थे जो 8 रुपए उसे देने लगी।
कि इससे मोती छाप वाली धोती लेना। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं दीदी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। सभी कलाकार का हमें सम्मान करना चाहिए। कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं होता। सब सबके लिए एक दूसरे के काम आते हैं। सभी समान होते हैं। इसीलिए सबको क्या करना चाहिए? कलाकार का सम्मान करना चाहिए। ये सीख हमें इस कहानी से मिलती है। इस पर स्वाध्याय देखेंगे हम। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम। यहाँ मैंने लिखे हैं शीतल पाटी, तिलियों की चीख और वो क्या क्या बनाता है वो आपको लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि मानू को उपहार में क्या मिला था। इसी तरह हमें क्या करना है? सिरचन कौन लोग कहते थे, काम क्या क्या लोग कहते थे, ये यहाँ लिखा। इसका उत्तर आपको लिखना है। कृतियां पूर्ण करनी है और इस पर अभिव्यक्ति, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचार आपको लिखने हैं। तो इस तरह ये पाठ यहाँ खत्म हुआ है। धन्यवाद छात्रों। ये स्वाध्याय लिखना है और अपने शिक्षकों को आपको भेजना है। अच्छी तरह से अपने सेहत को देखो और अच्छी तरह से रहो। धन्यवाद।